अच्छा, लास्ट वीक हमने ये टर्नरी ऑपरेटर जावास्क्रिप्ट के ये देखा था। टाइमिंग इवेंट्स क्या हैं, सेट टाइम आउट फंक्शन, क्लियर टाइम आउट, सेट इंटरवल, क्लियर इंटरवल, ये फंक्शन हमने किए थे। उसके अलावा लोकल स्टोरेज, इसको हमने कंप्लीट किया था। और जावास्क्रिप्ट जेसन, जेसन भी हमने देखा कि था कि जेसन के साथ किस तरह डाटा को सेंड किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि क्यों यूज किया जा सकता है, ये हमने देखा था जेसन को। ये 3-4 टॉपिक्स हमने कल लास्ट टाइम कर लिए थे कवर। तो देखिए, मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए, आप किस तरह कवर कर सकते हैं इसको। आज हमने जिन चीज़ों को कवर करना है वो है, ठीक है, हम ES6 में एंटर होंगे, जावास्क्रिप्ट ES वर्जन 6 में। उसकी कुछ चीज़ें करना शुरू करेंगे। उसमें से एक चीज़ है जावास्क्रिप्ट का लेट क्या है, कांस्टेंट क्या है, ES6 में इंट्रोड्यूस जो करवाया गया है। टेम्पलेट लिटरल्स क्या होते हैं, एरो फंक्शंस किस तरह लिखा जाता है। उसके बाद डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स, कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्या हैं जावास्क्रिप्ट के फंक्शंस के। फॉर ऑफ लूप, फॉर इन लूप, ये कुछ चीज़ें हम कवर करने की कोशिश करें आज के चैप्टर में। ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हमने ES6 की करनी है, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। आज जिस चीज़ को हमने कवर करना है वो ये 5-6 टॉपिक्स हैं। तो चलें जल्दी से हम मूव करते हैं इसकी तरफ। अच्छा, जावास्क्रिप्ट लेट, यहाँ पर मैंने कुछ लिंक्स भी दे दिए कि अगर आप पढ़ना चाहें बाद में, यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से डिफाइन किया गया है इस वेबसाइट में, W3 स्कूल्स में। कहीं से भी रीडिंग की जा सकती है, लेकिन इस वेबसाइट में बहुत इजी करके और बेहतर अंदाज से बयान किया गया, तो आप यहाँ से देख भी सकते हैं। हम इधर से ही कवर करने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज जावास्क्रिप्ट लेट? Whether the let keyword was introduced in ES6, ECMAScript 6, ये जावास्क्रिप्ट का वर्जन जो 2015 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड की गई थी इम्प्रूव करने के लिए जावास्क्रिप्ट को। इससे पहले मार्केट में ES5 चला करता था, ECMAScript 5 जावास्क्रिप्ट का एक स्टैंडर्ड है। ठीक है, 2016 में उन्होंने एक न्यू स्टैंडर्ड डिफाइन किया, कुछ नई चीज़ें मुतारिफ करवाई, जिसको यूज़ करके हम काम 2015 ही मैंने कहा, ES6 2015। ठीक है, ये मुतारफ करवाया गया था। इसके बाद हमारी प्रोग्रामिंग जो है उन्होंने मजीद आसान कर दी। तो ES6 में कौन कौन सी चीज़ें जो हमने करनी है, हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हम कोशिश करेंगे करने की। लेट, कांस्टेंट, एरो फंक्शंस, फॉर ऑफ लूप, क्लासेस देखेंगे, प्रोमिसेस देखेंगे, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स। उसके बाद कुछ मेथड्स वगैरह देखेंगे, अरे के, और मॉड्यूल्स वगैरह देखेंगे, इस तरह की चीज़ें। ऑब्जेक्ट एंट्रीज क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम करते हैं, द लेट कीवर्ड। लेट क्या है? जब ES6 से पहले जो हम वेरिएबल्स डिफाइन करते थे, वो वार का कीवर्ड यूज करके डिफाइन करते थे। तो जब ES6 मार्केट में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, तो हमें दो मजीद कीवर्ड्स दे दिए थे, एक लेट और दूसरा कॉन्स्ट। ठीक है, लेट क्या करता है, वेरिएबल्स डिफाइंड विद लेट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर्ड। ऐसे जो हम var के साथ कीवर्ड्स डिफाइन करते थे, उसको दोबारा रीडिक्लेयर किया जा सकता था। एक मरतबा हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया, हम दोबारा से उसे रीडिफाइन कर सकते थे सेम उसी वेरिएबल नेम के साथ। लेकिन जब लेट का कीवर्ड इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, तो जो हमने एक मरतबा वेरिएबल बना लिया है, हम उसको दोबारा रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। उसकी वैल्यू तो अपडेट की जा सकती है, लेकिन दोबारा रीडिक्लेयर नहीं किया जा सकता। अभी मैं आपको दिखाता हूँ क्या मतलब है वो। अच्छा, वो कहता है कि जब हम var के साथ करते थे वेरिएबल डिफाइन, तो हमने वेरिएबल लिखा, वेरिएबल का नेम कुछ भी जो लिखते थे, ये आपके सामने स्क्रीन आ रही है ना ठीक से, यहाँ पर इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया x, x की हमने वैल्यू रखी थी जॉन डो। उसके बाद हम दोबारा से वेरिएबल x को की वैल्यू चेंज कर सकते थे, असाइन न्यू वेरिएबल असाइन कर। ठीक है, हमने रीडिक्लेयर किया x को और उसकी वैल्यू को चेंज करके 0 कर दिया। ये चीज पहले तो पॉसिबल थी,
लेकिन लेट के साथ हम इस चीज को नहीं कर सकते, ये सिंटैक्स एरर दे देगा। हमने अगर लेट के साथ एक चीज को डिफाइन कर दिया एक्स को, तो हम बाद में उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकेंगे। ठीक है, ये फिर हमें सिंटैक्स एरर दे देगा। वो करके दिखा देता हूँ थोड़ा सा जल्दी से, यहाँ पर चलें। चलें, आसानी के लिए हम जल्दी से इधर ही कोडिंग करते हैं। तो मैंने लिखा लेट फर्स्ट नेम इज इक्वल टू उमर। अगर मैं दोबारा फर्स्ट नेम डिक्लेयर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, तो अब मुझे इसने एरर देना है। लेकिन अगर मैं इसको अपडेट करने की कोशिश करता है इस तरह, तो ये तो हम कर ही सकते हैं लेट के साथ। ठीक है, ये मैं क्या कर रहा हूं अभी, ये वैल्यू मेरी अपडेट हो रही है इस टाइम, तो ये पॉसिबल है करना। फर्स्ट नेम, देखिए मैंने उसको अपडेट किया तो उसने अपडेट करके वैल्यू दे दी। लेकिन अगर मैं इसको दोबारा से रीडिक्लेयर करने की कोशिश करूं लेट के साथ सेम वही कीवर्ड, तो अब इसने मुझे एरर देना है। ठीक है, अनकॉर्ड आइडेंटिफायर फर्स्ट नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, तो ये पहले से ही डिक्लेयर किया गया। ये क्यों नहीं, अच्छा मेरे ख्याल से मैंने स्क्रीन रिकॉर्डर लगाया हुआ है, वो अपनी चीजें कुछ कर रहा। चलें, अच्छा इसके बाद मजीद देखते हैं लेट को। ये डॉट आप सारों को दिख रहा है इधर। अच्छा उसके बाद ब्लॉक स्कोप। जब बिफोर ES6 से पहले जावास्क्रिप्ट हैड ओनली ग्लोबल स्कोप एंड फंक्शन स्कोप। हमने स्कोपिंग पढ़ी थी। ठीक है, स्कोप क्या होते हैं, फंक्शंस जब हमने किया था जावास्क्रिप्ट की बुक से, तो उसमें हमने देखा था वेरिएबल के दो किस्म के स्कोप थे, एक ग्लोबल स्कोप और एक लोकल स्कोप। ठीक है, फंक्शन स्कोप कह लें या लोकल स्कोप कह लें, कि जिस चीज को हम ग्लोबली डिफाइन कर देते थे उसे तो हम फंक्शन में उस वेरिएबल को एक्सेस कर सकते थे, लेकिन जिस चीज को हम फंक्शन के अंदर जिस वेरिएबल को डिफाइन कर दें उसे हम बाहर फंक्शन से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते थे। लेकिन ES6 में उन्होंने एक न्यू स्कोप भी डिफाइन किया है, और वो है ब्लॉक स्कोप। ES6 से पहले ये चीज मौजूद नहीं थी। वो कहता है कि वेरिएबल डिक्लेयर्ड इनसाइड अ ब्लॉक कैन नॉट बी एक्सेस्ड फ्रॉम आउटसाइड द ब्लॉक। जो ब्लॉक स्कोपिंग है उसमें क्या है कि हम जो भी वेरिएबल लेट के साथ डिफाइन कर दें किसी ब्लॉक के अंदर, हम उस ब्लॉक से बाहर भी उसे एक्सेस नहीं कर सकते। मतलब मैं भी आपको करके दिखाता हूँ। इधर ही एग्जाम्पल नहीं इन्होंने दी, चलें इधर आप खुद से करते हैं। फंक्शन से समथिंग, यार इसकी, चलिए आपको वैसे समझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि फिर टाइम लग जाएगा। अगर एग्जाम्पल के साथ को करने कोड करने की कोशिश करूंगा तो काफी टाइम लग सकेगा, लग जाएगा उसे। अच्छा ये देखें, फर्ज करें यहाँ पे एक इफ कंडीशन लिखी गई थी।
इफ कंडीशन लिखने के बाद हम ब्लॉक लिखते हैं, ठीक है, ब्लॉक ऑफ कोड, कुछ भी ब्लॉक ऑफ कोड। उस ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर अगर हम वेरिएबल डिफाइन कर दें, कोई भी न्यू वेरिएबल डिफाइन कर दें, फर्ज करें var x इज इक्वल टू 2, हमने इफ कंडीशन लिखी और उस ब्लॉक के अंदर वेरिएबल डिफाइन कर दिया। अब जब वो इफ कंडीशन खत्म होती है इस जगह पर, तो हम x को बाहर भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर हम उसी चीज को लेट के साथ डिफाइन कर दें, ठीक है, लेट x इज इक्वल टू 2, इफ कंडीशन लिखी हमने और इफ कंडीशन के अंदर हमने लेट के साथ एक वेरिएबल डिफाइन किया। अब जैसे ही वो कोड ब्लॉक एंड होता है, अब हम इस x को एक्सेस नहीं कर सकते उस ब्लॉक के बाहर, इफ कंडीशन के बाहर हम उस चीज को एक्सेस नहीं कर सकेंगे। हमने जो वेरिएबल लेट के साथ डिफाइन किया, हम उसको उस ब्लॉक के बाहर अब एक्सेस नहीं कर सकते। लग रही समझ? लग रही समझ आपको? नहीं लगी? अच्छा, लग गई। हाँ, तो वह एरर आ जाएगा, उसने कहना है कि हमने इस चीज को डिफाइन नहीं किया, ठीक है। यार करके देख, इफ ट्रू, मैंने कहा इफ ट्रू लेट x इज इक्वल टू 5। अगर मैं इस x को कंसोल करवाने की कोशिश करूं तो इसने वर्क नहीं करना। क्यों वर्क नहीं करना? क्योंकि जैसे ही ये ब्लॉक खत्म हुआ है, ये कोड ब्लॉक ये खत्म हुआ है, इसके बाहर x की कोई पहचान नहीं है। लेट के साथ जो भी वेरिएबल डिफाइन किए जाते हैं वो ब्लॉक स्कोपिंग होती है, वो इस ब्लॉक की हद तक ही महदूद है, इससे बाहर हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही चीज हम var के साथ करें तो फिर इसे एक्सेस किया जा सकता है, इसको बाहर भी यहाँ पर हम प्रिंट करवा सकते हैं। ये देखें, सबसे पहले हम var के साथ करते हैं, तो देखें इसने 5 मुझे शो करवा दिया इस जगह पे, ठीक है, ये var के साथ हमने डिफाइन किया था। लेकिन अगर इसी चीज को मैं लेट के साथ डिफाइन करूं अब, तो देखें उसने मुझे एरर दे दिया, रेफरेंस एरर x इज नॉट डिफाइंड, कि x डिफाइन ही नहीं किया गया। ये क्यों इस तरह शो करवा रहा है? क्योंकि x का जो स्कोप है अब वो ब्लॉक स्कोप है, वो सिर्फ एक ब्लॉक की हद तक ही महदूद है। हम उस ब्लॉक से बाहर भी अब उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते। जो ब्लॉक के अंदर तो हम एक्सेस कर ही सकते हैं ना, इसी वजह से तो हमने डिफाइन किया है। इस ब्लॉक के अंदर तो हम इसे एक्सेस कर ही सकते हैं, इसी वजह से हमने डिफाइन किया था इसे, ठीक है। ये देखिए अब हमने डिफाइन किया तो हमें ये शो करवा रहा है। क्या चीज? एक मिनट स्क्रिप्ट जी, अब कहीं फिर भी नहीं करेगा क्योंकि ब्लॉक स्कोप हो गया ना। फर्ज करें यहाँ पे आपने एक फंक्शन बनाया, फंक्शन से समथिंग, आप इसे अगर इसके अंदर रख दें और इस फंक्शन को इन्वॉक करें, कॉल कर लें से समथिंग, ठीक है, इस ब्लॉक से बाहर अब भी ये चीज हम एक्सेस नहीं कर सकते। हमने फंक्शन को कॉल किया, फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा तो ये सारा कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। उसके बाद हमने इफ के अंदर ये लेट जो है, हमने ये सिर्फ इफ के अंदर, इफ कंडीशन के अंदर डिफाइन किया, इस ब्लॉक के अंदर। हम इस x को सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर ही अब यूज कर सकते हैं, इस ब्लॉक से बाहर नहीं यूज कर सकते। लेकिन फर्ज करें हमने अगर इस x को इधर डिफाइन किया होता तो हम इफ कंडीशन के नीचे इसको एक्सेस कर सकते थे, क्योंकि अब इसका जो स्कोप है वो ये वाला है।
ठीक है, अब इसका स्कोप ये ब्लॉक बन चुका है। ठीक है, लेकिन फंक्शन से बाहर अब भी हम इसे एक्सेस नहीं कर सकते। क्लियर है? चलिए, अच्छा, रीडिक्लेयरिंग वेरिएबल्स के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हम रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। जी जी, नहीं, जहां पे लिखा है हम उसके उसके ऊपर किस तरह यूज, उससे ऊपर से हमने डिफाइन ही नहीं किया। हम उस जगह पे तो एरर दे देगा हमें अगर हम उसे यूज करने की कोशिश करेंगे। वो होस्टेड होती है, होस्टिंग उसे कहते हैं। वो नीचे थोड़ा सा डिफाइन किया होगा इन्होंने, लेट लेट की होस्टिंग और वेरिएबल की होस्टिंग। जावास्क्रिप्ट में होस्टिंग क्या चीज है, इसमें डिक्लेयर किया जा सकता है वेरिएबल को, डिक्लेयर नीचे किया जा सकता है, यूज पहले किया जा सकता है, लेकिन वैल्यू आपको वही मिलनी है जो आपने पहले इसकी सेट कर दी है। जो ऊपर वैल्यू वैल्यू सेट की है, जो वैल्यू नीचे सेट की है उसको हम यूज नहीं कर सकते। नीचे से ऊपर की तरफ नहीं जाती, वो सिर्फ डिक्लेयर हम बाद में कर सकते हैं, वैल्यू डिफाइन करके यूज नहीं किया जा सकता उसे भी। ठीक है, वो बाद की चीजें, उसको अभी फिलहाल ये ना करें, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा अगर टाइम जरूरत पड़ी तो। जब रीडिक्लेयरिंग हो गया, होस्टिंग, चले इससे ज्यादा इस चीज का कोई ये नहीं है। सिर्फ क्या चीज है कि ES6 में लेट को डिफाइन कर दिया गया है, लेट के साथ हम वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हैं, और जो इसका मेन मकसद जो है वो इसको एक स्कोप दे देना। ठीक है, ब्लॉक स्कोप इसमें एडिशन कर दिया गया है, बाकी सारी चीजें पुरानी ही है तकरीबन। अच्छा, उसके बाद कॉन्स्ट, जावास्क्रिप्ट कॉन्स्ट के बारे में बता रहा था। कॉन्स्ट कीवर्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड इन ES6। कॉन्स्ट का जो कीवर्ड है वो भी ES6 में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। वेरिएबल्स डिफाइंड विद कॉन्स्ट कैन नॉट बी रीडिक्लेयर। जिस तरह लेट के साथ हमने वेरिएबल डिफाइन किया, इसी तरह कॉन्स्ट के साथ डिफाइन करने के बाद भी हम उसको रीडिक्लेयर नहीं कर सकते। वेरिएबल डिफाइंड विद कॉन्स्ट कैन नॉट बी रीअसाइंड। हम इसकी वैल्यूज को अपडेट भी नहीं कर सकते। कॉन्स्ट कॉन्स्ट के साथ जो हमने वेरिएबल डिफाइन कर दिया उसको हम अपडेट भी नहीं कर सकते। लेट के साथ अपडेट कर सकते थे ना, लेकिन कॉन्स्ट के साथ से अब अपडेट भी नहीं करते, वो कांस्टेंट वैल्यू हो जाती है हमारे पास, फिक्स कह लें। वेरिएबल्स डिफाइंड विद कॉन्स्ट हैव ब्लॉक स्कोप। ठीक है, जिस तरह लेट के साथ ब्लॉक स्कोपिंग हमें मिलती है, इसी तरह कॉन्स्ट के साथ भी हमें ब्लॉक स्कोपिंग मिलती है। जिस वेरिएबल को हमने डिफाइन किया किसी ब्लॉक के अंदर कॉन्स्ट के साथ, हम उसे भी उस ब्लॉक के अंदर ही सिर्फ यूज कर सकेंगे, उस ब्लॉक के बाहर वो चीज हम यूज नहीं कर सकते, उसकी पहचान खत्म हो जाती है। फर्ज करें यहाँ पे उसने अब एग्जांपल दी है कि उसने कांस्टेंट पाई, पाई की वैल्यू उसने सेट की 3.14। 3.14 ही होती है ना, 3.14 होती है। अच्छा, उसने फ्रैक्शंस में इस वैल्यू को दे दिया। अब वो नीचे जाके उसे अपडेट करना चाह रहा है, पाई की वैल्यू को वो 3.14 लिखना चाह रहा है, लेकिन ये इस पॉइंट पे ही एरर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम इसको रीअसाइन नहीं कर सकते वैल्यू। अच्छा, वो बताता है कि व्हेन टू यूज जावास्क्रिप्ट कॉन्स्ट, जावास्क्रिप्ट कांस्टेंट को कब यूज करना चाहिए फिर। एज अ जनरल रूल, ऑलवेज डिक्लेयर अ वेरिएबल विद कॉन्स्ट अनलेस यू नो दैट द वैल्यू विल चेंज। ठीक है, जावास्क्रिप्ट के कांस्टेंट को आपने उस टाइम यूज करना है जब आपको कंफर्म हो कि आपने वैल्यू को चेंज नहीं करना। ठीक है, अगर आपने वैल्यू को चेंज करना है तो फिर आपने कॉन्स्ट के साथ उसको यूज नहीं करना। यूज कॉन्स्ट व्हेन यू डिक्लेयर एन न्यू अरे, कि जब आप एक न्यू अरे डिफाइन करना चाहते हैं, ठीक है, आप उस टाइम कॉन्स्ट को यूज करें। जब एक न्यू ऑब्जेक्ट लिखना चाहते हैं उस टाइम यूज करें। फंक्शन बनाते टाइम आप कॉन्स्ट के साथ फंक्शन बनाएं, क्योंकि आपने फंक्शन जब बनाना है
आप फंक्शन को बार बार चेंज तो नहीं करेंगे, नहीं उसमें पुश किया जा सकता है। आपने कांस्टेंट बनाया है और कांस्टेंट के जो कांस्टेंट वेरिएबल नेम है, आप वेरिएबल कॉन्स्ट डिफाइन, अभी हम इसको आगे देखते हैं, वो बता रहा है इसके बारे में मजीद। ठीक है, अभी आपको करके आइए देखते हैं। द कीवर्ड कॉन्स्ट इज अ लिटिल मिसलीडिंग। ठीक है, ये थोड़ा सा मिसलीड भी करता है। जो कांस्टेंट है ना, जिस तरह भी आप मिसलीड हो गए थोड़ा सा। इट डज नॉट डिफाइंड अ कांस्टेंट वैल्यू। ये जो वैल्यू जो आगे हम दे रहे हैं वो चीज कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। इट डिफाइंस अ कांस्टेंट रेफरेंस टू अ वैल्यू। ये रेफरेंस कांस्टेंट कर रहा है किसी भी वैल्यू की तरफ। मतलब कि हमने जिस चीज को डिफाइन कर दिया और उसके आगे अरे को रख दिया, अब वो उस अरे की तरफ कांस्टेंट उसका रेफरेंस बन चुका है। ठीक है, हम उस अरे से रेफरेंस उठाकर किसी और चीज को कोई और नंबर असाइन नहीं कर सकते, लेकिन जो रेफरेंस हमने जनरेट करके दिया है हम उस रेफरेंस के अंदर पुश कर सकते हैं, उसमें से चीजों को रिमूव किया जा सकता है। ये देखिए, ये कहता है कि यू कैन रीअसाइन अ बिकॉज ऑफ दिस। अच्छा, इस चीज की वजह से ही वो कहता है कि बिकॉज ऑफ दिस यू कैन नॉट रीअसाइन अ कांस्टेंट वैल्यू। आप कांस्टेंट वैल्यू को रीअसाइन नहीं कर सकते। आप रीअसाइन अ कांस्टेंट अरे, आप एक दूसरी अरे को नहीं वो कर सकते, रीअसाइन कर सकते। रीअसाइन अ कांस्टेंट ऑब्जेक्ट, आप एक कांस्टेंट ऑब्जेक्ट को भी रीअसाइन नहीं कर सकते, बट यू कैन चेंज द एलिमेंट्स ऑफ कांस्टेंट अरे। लेकिन आप कांस्टेंट अरे जो आपने पहली मर्तबा जो डिफाइन कर दिया है, असाइन किया था, आप उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। उसके साथ ही ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज वगैरह को आप चेंज कर सकते हैं। मतलब ये देखें, हमने कांस्टेंट के साथ एक वेरिएबल को असाइन किया। ठीक है, मैं ऐसे कहता हूं। ठीक है, इसमें फ्रूट्स हमने डिफाइन किया कुछ वैल्यूज के साथ। अब मैं फ्रूट्स आगे मैं एक न्यू अरे डिफाइन नहीं कर सकता इसके साथ। अगर मैं न्यू अरे डिफाइन करने की कोशिश करूंगा तब इसने मुझे एरर दे देना है कि आप वैल्यू को रीअसाइन करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन पहली मर्तबा जब हमने इसमें ये चीजें असाइन कर दी हैं, इसमें से चीजों को रिमूव करना ये मैं कर सकता हूँ। ठीक है, या इसमें चीजों को ऐड करना ये काम मैं कर सकता हूँ। ठीक है, फर्ज करें मैं ऐसे कहता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से गावा। नहीं, ये किया हुआ है। अच्छा, ये देखें, ये चीज हमारे पास आ गई है। लेकिन अगर मैं गलती से इस चीज को रीअसाइन करने की कोशिश करूं, अब मैं क्या कर रहा हूं इस पॉइंट पे, मैं से रीअसाइन करने एक न्यू अरे दोबारा से असाइन करने की कोशिश कर रहा हूं। अब इसने मुझे एरर दे देना है। ठीक है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल के हम क्या कर रहे हैं, एक एरर उसने दे दिया है कि हम असाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कांस्टेंट वेरिएबल को एक न्यू वैल्यू। तो हम किसी भी वेरिएबल को जो कॉन्स्ट के साथ बनाया गया हम उसे न्यू वैल्यू रीअसाइन नहीं कर सकते, लेकिन अरे के अंदर हम चीजों को पुश कर सकते हैं। ये सारे काम किए जा सकते हैं। इसी तरह कांस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स हम बना लेंगे कांस्टेंट के साथ, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज, उसमें न्यू प्रॉपर्टी असाइन की जा सकती है। पहले वाली प्रॉपर्टीज को भी चेंज किया जा सकता है, लेकिन ऑब्जेक्ट को चेंज नहीं किया जा सकता इटसेल्फ। एक न्यू ऑब्जेक्ट नहीं रखा जा सकता। ठीक है, उस कांस्टेंट के साथ बनाए गए वेरिएबल में।
अच्छा, उसने एग्जांपल यहाँ पे दी है कि हमने फर्ज करें कांस्टेंट के साथ एक ऑब्जेक्ट डिफाइन किया, ठीक है। अब बाद में हम क्या कर रहे हैं, उस कार की वैल्यू को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, एक न्यू ऑब्जेक्ट लेकर आ रहे हैं, तो इसने हमें एरर दे देना है। लेकिन अगर हम चाहते वैसे हम ऑब्जेक्ट असाइन करने के बाद अगर हम उसकी वैल्यू को चेंज, प्रॉपर्टीज की वैल्यू को चेंज करना चाहें तो ये चीज पॉसिबल है हमारे लिए। क्लियर है? अच्छा, ब्लॉक स्कोपिंग, ये सेम वही चीज है जो हमने लेट के साथ अभी की, इसमें भी सेम वही रूल अप्लाई होते हैं। रीडिक्लेयर भी करना इसमें अलाउ नहीं है, ये सारी वही चीजें बाद में आ गई हैं। अच्छा, उसके बाद टेम्पलेट लिटरल्स। टेम्पलेट लिटरल्स क्या है वो देखते हैं। अच्छा, जावास्क्रिप्ट टेम्पलेट लिटरल्स, ये भी ES6 में डिफाइन किया गया है इसे। अच्छा, इसको और भी मजीद नामों से जाना जाता है, ठीक है। वो क्या है, टेम्पलेट लिटरल, टेम्पलेट स्ट्रिंग्स, स्ट्रिंग टेम्पलेट्स, बैकटिक, सिंटेक्स, इन तीन चार नामों से जाना जाता है टेम्पलेट लिटरल्स को। अच्छा, ये सिंटेक्स है अब क्या, पहले जो आप स्ट्रिंग लिखते थे, फर्ज करें मैंने लिखा लेट माई नेम इज इक्वल टू उमर, ठीक है। अच्छा, ये मैंने पहले जो हम स्ट्रिंग डिफाइन करते थे वो उसके लिए हम यूज करते थे डबल कोट का साइन या फिर सिंगल कोट का साइन। ये टेम्पलेट लिटरल्स में क्या होता है कि हम जो अपने स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे वो बैकटिक्स के साथ करेंगे, बैकटिक्स। ये बैकटिक्स का जो की जो है ये आपको एस्केप के की से बिल्कुल नीचे मिलेगा, ये है, देखें आपके कीबोर्ड में ये बैकटिक्स, ठीक है। अब जो हम डिफाइन करेंगे टेम्पलेट लिटरल्स, मेरा, अच्छा मेरे ख्याल से मैंने लैपटॉप भी स्लो इस वजह से काम कर दिया है, वो सॉफ्टवेयर चला के रखा हुआ है रिकॉर्डिंग वाला। अच्छा, हम इस तरह डिफाइन करेंगे, ये सेम उसने वैसे ही काम करना है जिस तरह आम स्ट्रिंग काम करता है। अच्छा, इसके फायदे क्या हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, अगर हमने डबल स्ट्रिंग के साथ हमें प्रिंट कर, हमने डबल स्ट्रिंग के साथ किसी चीज को डिफाइन कर दिया, किसी स्ट्रिंग को, तो हम उसमें दोबारा से डबल स्ट्रिंग नहीं लिख सकते इजीली, ठीक है, नहीं लिख सकते थे। लेकिन जब हम बैकटिक्स के साथ लिखेंगे तो हम उसी स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट का साइन या डबल कोट का साइन इजीली यूज कर सकते हैं। फर्ज करें यहाँ पे लेफ्ट, हमने कहा लेट टेक्स्ट इज इक्वल टू ही इज ऑफन कॉल्ड जॉनी, जॉनी। अच्छा, इसको जो डिफाइन किया गया स्ट्रिंग को वो हमने बैक टिक के साथ किया, टेम्पलेट लिटरल्स के साथ, तो इसके अंदर हम सिंगल कोट के साइन को भी यूज कर सकते हैं और डबल कोट के साइन को भी इजीली यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें बार बार इन साइंस को यूज करने की जरूरत पड़ जाती है। क्या चीज, ये एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा। देखिए ये एज इट इज डिस्प्ले हो गया। लेकिन अगर यही चीज हम डबल कोट के साथ यूज करना चाहें, तो अब इसने हमें एरर दे दिया। हमें इस स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट यूज करने की जरूरत भी थी, ठीक है, फर्ज करें हमें जरूरत भी थी, लेकिन हम यूज नहीं कर सकते थे किसी भी वजह से। क्यों क्यों यूज नहीं कर सकते थे?
क्योंकि पहले हमने इसको स्ट्रिंग को डिफाइन ही डबल कोट के साथ किया है, तो हम उसमें यूज नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर हम बैक टिक के साथ इसको डिफाइन करेंगे तो हम उसके अंदर यूज कर सकते हैं, और सिंगल कोट भी यूज कर सकते हैं उसके अंदर। अच्छा, इसके बाद मजीद मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स, जिस चीज को हमने डबल कोट के साथ स्ट्रिंग को डिफाइन किया उसको हम मल्टीपल लाइंस में नहीं लिख सकते, लेकिन टेम्पलेट लिटर्स के साथ लिखे गए स्ट्रिंग को हम मल्टी लाइन में इजीली लिख सकते हैं। ये देखिए, फर्ज करें यहाँ पे ये जितनी मर्तबा चाहे कर सकते हैं इस जी एक ही लाइन में। अच्छा, माई नेम इज उमर। इसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन में जाना चाहूं, ठीक है, इसने मुझे एरर दे देना है, आई लव पाकिस्तान। ठीक है, मैं नेक्स्ट लाइन में एक और चीज लिखना चाहता था, एक और पैराग्राफ वो लिखना चाहता था, ठीक है, एक और सेंटेंस लिखना चाहता था। तो अब हमारे पास ये एरर आ चुका है, क्योंकि क्यों आ चुका है, क्योंकि पहले हम यूज नहीं कर सकते थे मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स को, लेकिन अगर हम इसी चीज को बैक टिक के साथ करें, तो हम यूज कर सकते हैं। कोई भी स्ट्रिंग को हम चाहे जितनी मर्जी लाइनों में लिखना चाहें हम इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, माय नेम इज उमर, आई लव पाकिस्तान। इस तरह हम यूज कर सकते हैं मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। अच्छा, इसका एक और फायदा क्या है वो देखें। पहले अगर हमें स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल लिखने की जरूरत पड़ती थी तो हम क्या करते थे, कंकैटिनेशन यूज करते थे, ठीक है। लेकिन अगर हम बैक टिक के साथ यूज करें तो हम, ठीक है, उसी स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ क्या करते हैं, हम टेम्पलेट लेटर्स अलाउ वेरिएबल इन स्ट्रिंग, हम वेरिएबल्स को स्ट्रिंग के अंदर यूज कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, उन्होंने देखें तरीका बताया कि आपने वेरिएबल डिफाइन किए हुए, जो भी आप स्ट्रिंग लिख रहे हैं उसके बाद ये डॉलर का साइन, डॉलर का साइन का मतलब डॉलर का साइन आपने यूज करना है, उसके बाद कर्ली ब्रेसेस, और जो भी वेरिएबल आपने ऊपर दिया हुआ है आप उस वेरिएबल को अब यूज कर सकते हैं इजीली। ठीक है, आपको कंकैटिनेशन प्लस लगाने की, बार बार प्लस लगाकर जोड़ने की वेरिएबल्स को, ये करने की जरूरत नहीं पड़ती अब टेम्पलेट एडिटर्स में। क्लियर है, इसका आउटपुट देख लेते हैं जल्दी से। अच्छा, ये देखें, वेलकम जॉन डोर। ठीक है, हाँ, देखिए हमने कोई कंकैटिनेशन नहीं की यहाँ पर कि हमने बार बार प्लस का साइन यूज किया, और पहले जिस तरह हम पहले प्लस यूज करते थे। क्या चीज, ये बिल्कुल हटा सकते हैं, तो कोई इशू नहीं, दरमियान में स्पेस है, अगर स्पेस आप नहीं यूज करना चाहते तो स्पेस भी खत्म कर दें। ठीक है, एक वेरिएबल के बाद आपने दूसरा वेरिएबल इस तरह ही लिख दिया, क्या कनकैट हो गई ये चीजें। उसकी जगह इसका, ये देखें ना, ये वेरिएबल बनाया हुआ था, अगर हम ये यूज ना करें और अपने रेगुलर मेथड ES5 वाले मेथड के साथ यही काम करना चाहें तो कैसे करेंगे हम लिखेंगे वेलकम, फिर हम इधर स्पेस देंगे, फिर हमने यहाँ पे प्लस यूज करना है, फिर हम फर्स्ट नेम, फर्स्ट नेम, फिर दोबारा से हमने प्लस को यूज किया, प्लस को यूज करने के बाद इसमें हमने दोबारा स्पेस दी, ठीक है, एक खाली स्ट्रिंग, ठीक है, एम्प्टी स्ट्रिंग, उसके बाद प्लस लिखने के बाद हमने दोबारा से वेरिएबल लिख दिया। लेकिन वही काम हम टेम्पलेट एडिटर के साथ कितनी आसानी से कर सकते हैं, हमें बार बार प्लस लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही, काम बड़ा आसान हो गया।
अच्छा, उसके बाद एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूशन। हम एक्सप्रेशंस इजीली लिख सकते हैं इसी के अंदर। फर्ज करें हमें यहां पर कुछ भी जमा करने की जरूरत पड़ जाए, द सम ऑफ 1 + 1 इज इक्वल टू, हमने क्या किया, द सम ऑफ 1 + 1 इज इक्वल टू $, ये 1 + 1 जो हमने लिखा है इसके अंदर, ये ऑटोमेटिकली ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, हमें क्या चीज, किस चीज को, मैं समझा नहीं अभी। हाँ बिल्कुल यूज कर सकते हैं। फर्ज करें अगर आपने यहाँ पे लिखा हुआ था वेरिएबल नंबर इज इक्वल टू 1 + 1, तो आप इधर ये यूज कर सकते हैं। वेरिएबल इसके अंदर मैंने कभी ट्राई नहीं किया, चेक कर लेते हैं, मेरे ख्याल से होना चाहिए। num इज इक्वल टू 1 + 1 नहीं कर सकते, फिर भी नहीं होगा, ये नहीं हो सकती चीज। हम इसमें एग्जीक्यूट करवा सकते हैं एक्सप्रेशन वैल्यूज को। ठीक है, सिर्फ एग्जीक्यूट किया जा सकता है, इसमें डिफाइनिंग नहीं हो सकती। अच्छा, टेम्पलेट डिटेल्स को कौन कौन से ब्राउजर सपोर्ट करते हैं वो इसने बताया होगा नीचे, क्रोम, एड्स, सफारी, फायरफॉक्स, ओपेरा, सारे ही अब इसको सपोर्ट कर रहे हैं। फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल हम फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, वेरिएबल यूज कर सकते हैं, सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन वहां पे डिफाइन नहीं कर सकते उसके अंदर ही। अच्छा, उसके बाद एरो फंक्शंस। जावास्क्रिप्ट में एरो फंक्शंस क्या है? एरो फंक्शंस वर इंट्रोड्यूस्ड इन ES6। एरो फंक्शंस को ES6 में इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ठीक है, एरो फंक्शन क्या है, इसने सेम वही काम करना है जो सिंपल जो फंक्शंस करते हैं। फर्क क्या है, सिर्फ सिंटेक्स का फर्क है कि लिखना किस तरह है। अब क्या चीज, इसका मेन मकसद सिंटेक्स चेंज हो गया, हमारा काम जो मल्टीपल लाइंस में करते थे वो हम सिंपल से लाइन में कर सकते हैं और कोड बहुत शॉर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल कहीं पे भी कर लें, सिर्फ सिंटेक्स का फर्क है। उसमें एक और चीज का फर्क है, हम इसमें दिस किस तरह, दिस का इस्तेमाल इसमें बड़ा चेंज हो जाता है। ठीक है, दिस कीवर्ड का पता है ना, जो दिस कीवर्ड यूज करते हैं, उस दिस कीवर्ड को यूज करने का तरीका काफी मुख्तलिफ है इस चीज में, एरो फंक्शन में। ये किसी ने आपको कह दिया, आपने गलत सुना। मैंने क्यों नहीं उन लोगों से सुना जिससे आपने सुना। अच्छा, ये देखिए आप किस तरह हम फंक्शन को डिफाइन करते थे पहले। पहले हम फंक्शन डिफाइन करने के लिए हमारे पास 3-4 मेथड्स हैं। ठीक है, हम कर सकते थे var, कीवर्ड यूज किया, वेरिएबल, उसके बाद नाम यूज करते हैं। फंक्शन से समथिंग,
रिटर्न हेलो वर्ल्ड। अच्छा, ये फंक्शन हम पहले बनाते थे इस तरह ES5 में, एक ये तरीका था। एक और तरीका है, हम इस तरह भी कर सकते थे, सेम वही चीज, से समथिंग इज इक्वल टू फंक्शन। ये दोनों सेम चीजें ही हैं, ठीक है। इसमें जो नाम हमने फंक्शन के बाद लिखा हुआ है, और इसमें फंक्शन से पहले वेरिएबल में इसको हमने नाम दे दिया, ठीक है। हम इसको बता रहे हैं कि से समथिंग एक वेरिएबल है, उसको एक फंक्शन असाइन कर दो। इन दोनों की एग्जीक्यूशन सेम तरीके से ही होगी, ठीक है। ES5 में इस तरह से डिफाइन किए जाते थे वेरी फंक्शंस। अब ES6 में हम किस तरह डिफाइन करते हैं? हम कहते हैं लेट से समथिंग, उसके बाद हमने पैरेंट्स यूज करना है। पैरेंट्स यूज करने के बाद हमने एरो का साइन बनाना है इधर, ठीक है। एरो का साइन, इस एरो के साइन की वजह से इसको एरो फंक्शन कहा जाता है। और उसके बाद हम नीचे जिस तरह जो भी चीज रिटर्न करवानी हो वो रिटर्न करवा देंगे इधर। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं फिर इसके फायदे मजीद क्या हैं। सेम उसी तरह जिस तरह कॉल किया जाता है। अच्छा, इसके बाद वो कहता है इट गेट्स शॉर्टर इफ द फंक्शन हैज ओनली वन स्टेटमेंट। अगर हमें सिर्फ एक स्टेटमेंट को रिटर्न करवाना हो, ज्यादा एग्जीक्यूशन करने की जरूरत ना पड़े, तो फिर हम क्या करेंगे, इस ब्लॉक को फिर रिमूव कर देंगे यहां से, और इस रिटर्न को भी रिमूव कर देंगे। अब क्या चीज हो रही है, जब हमने एक स्टेटमेंट ही यहां पे लिख दी, इसका मतलब इस एक स्टेटमेंट ने रिटर्न हो जाना है, ठीक है। इसको हम इस तरह मजीद शॉर्ट कर सकते हैं। रिपीट कर दें दोबारा से। चलिए अटेंडेंस लग जाए उसके बाद करते हैं, सारों का ध्यान उस तरफ से। आपको टाइम अपडेट नहीं मिली आपको? 10 बजे का टाइम है उसका। चलें, ये हमारी जो क्लासेस जो है परमानेंटली 10 बजे का टाइमिंग ही हो गया, ठीक है, ये सेक्शन बी का। अच्छा, साइलेंस प्लीज। ये अटेंडेंस बाद में लगा लीजिएगा। क्या नाम क्या है? अच्छा जी, देखिए जो हमने ये फंक्शन जो यहाँ पे डिफाइन किया एरो फंक्शन, इसके अंदर से हम वैल्यू रिटर्न करवा रहे हैं अब हेलो वर्ल्ड। जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, अंदर से वैल्यू क्या रिटर्न होने वाली है? हेलो वर्ल्ड। हमने यहाँ पे रिटर्न का वर्ड यूज नहीं किया, कीवर्ड अब यूज नहीं किया, ठीक है। जब भी हम चाहते हैं कि हमने सिर्फ एक वैल्यू को ही, ठीक है, उसको एग्जीक्यूट करवा दें, एग्जीक्यूट करवाने के बाद हमने किसी भी सिर्फ एक स्टेटमेंट को रिटर्न करवाना है, तो उसके लिए हम एक लाइन में ही सारा फंक्शन ये कर सकते हैं, और रिटर्न का कीवर्ड भी यूज नहीं करेंगे। तो अब हम कंसोल करवाएंगे से समथिंग, उस फंक्शन को अगर हम कॉल करें
तो उसने हमें अंदर से क्या रिटर्न करवाना है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। इसमें हम पैरामीटर्स जो पास करेंगे, फर्ज करें मैंने यहाँ से पैरामीटर्स पास किए, उम्र। इस पैरामीटर को हमने रिसीव किधर करना है, इसके अंदर। हम इसके अंदर रिसीव कर सकते हैं, इस ब्रैकेट के अंदर। अब इस ब्रैकेट के अंदर रिसीव करने के बाद आप इसे इस तरह यूज कर सकते हैं, हेलो प्लस एफ नेम। ठीक है, इस सेम इसकी वही एग्जीक्यूशन होगी जो हमने पहले करके देखी है। क्या चीज नहीं, अगर तो हमने मल्टीपल लाइन लिखा हुआ तो मैंने पहले आपको बता दिया, फिर हम क्या करेंगे यहां पर, फिर हमने इस तरह इसको लिखना है। और फिर इसके बाद हम रिटर्न का कीवर्ड लाजमी यूज करना पड़ेगा, वो चाहे हम एक स्टेटमेंट को ही बाहर रिटर्न करवा रहे हैं। अच्छा, और अगर हमारे पास सिर्फ एक ही पैरामीटर मौजूद है, सिर्फ जिस तरह भी हमने यहाँ पे एक वैल्यू सेंड की, एक पैरामीटर यहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं, तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ये पैरेंट्स लगाने की जरूरत भी नहीं है इस एरो फंक्शन में। ठीक है, हमारा कोड मजीद शॉर्ट हो सकता है एरो फंक्शन के साथ। ठीक है, इसने भी सेम वैसे ही वर्किंग करनी है, लेकिन अगर दो वैल्यूज को सेंड करते हैं फिर हमें पैरेंथेसिस यूज करना लाजमी। अगर पैरामीटर ना हो फिर हमने खाली ब्रैकेट्स लगानी है लाजमी, उसके बगैर नहीं हो सकता ये। ये देखें, अच्छा इसने बताया अरे फंक्शन रिटर्न वैल्यू बाय डिफॉल्ट, कि बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास जो एक वैल्यू है उसने रिटर्न करवा देना है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं दिस वर्क्स ओनली इफ द फंक्शन हैज ओनली वन स्टेटमेंट। ये सिर्फ उस टाइम ही काम करता है जब हमारे पास सिर्फ एक स्टेटमेंट मौजूद हो। इफ यू हैव पैरामीटर्स यू पास देम इनसाइड द पैरेंथेसिस, कि अगर तो आपके पास पैरामीटर्स हैं आपने उसको पैरेंथेसिस के अंदर पास करना है, जिस तरह भी मैंने आपको करके दिखाया। इनफैक्ट इफ यू हैव ओनली वन पैरामीटर, अगर आपके पास सिर्फ एक पैरामीटर ही मौजूद है, यू कैन स्किप पेरेंट्स एज वेल, कि आप जो यहाँ पे पेरेंट्स जो थे, पैरेंथेसिस जो ब्रैकेट थे, आप उसको भी स्किप कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अब लिखना लाजमी नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसको बताने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारे पास एक सिंटेक्स न्यू आ चुका है। जब भी आप अगर आपने अब कोडिंग करनी है ना आगे, आपको इस तरह की चीजें मार्केट में नजर आ रही होंगी। जब हम रिएक्ट की तरफ मूव करेंगे, उन्होंने जो कोड लिख के हमें समझाने की कोशिश की है, ठीक है, मार्केट में अब जो कोड मौजूद है न्यू वहां पर मौजूद है, उन्होंने यूज किया हुआ है इस सिंटेक्स को। अगर आप पुराने सिंटेक्स से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ ही नहीं लगेगी। ठीक है, जब तक आपको इसकी पहचान ना हो जाए। आपको जानना बहुत जरूरी है कि क्यों लिखा गया है, ये कैसे लिखा जा सकता है। अच्छा, उसके बाद दिस, द हैंडलिंग ऑफ दिस इज आल्सो डिफरेंट इन एरो फंक्शंस कंपेयर टू द रेगुलर फंक्शंस, कि दिस की जो हैंडलिंग है वो एरो फंक्शन में वो भी डिफरेंट है एज कंपेयर टू रेगुलर फंक्शन। जो हम रेगुलर फंक्शन बनाते थे उसमें दिस की हैंडलिंग एक अलग तरीके से होती थी, एरो फंक्शन में दिस की हैंडलिंग एक और अलग तरीके से हो रही है। इन शॉर्ट विद एरो फंक्शन देयर आर नो बाइंडिंग ऑफ दिस, वो कह रहे हैं इन शॉर्ट एरो फंक्शन में दिस की कोई बाइंडिंग नहीं है। बाइंडिंग क्या है ये अभी मैं आपको समझाता हूँ आगे जाकर। अच्छा, उसने भी दो एग्जांपल्स दी हैं, वो एग्जांपल समझे पहले।
अच्छा, ये रेगुलर फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का। ये जावास्क्रिप्ट का रेगुलर फंक्शन बना हुआ है। इसने हेलो, हेलो के बाद फंक्शन उसने बनाया और उसमें उसने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, जब भी इस फंक्शन को कॉल करते हैं हम, तो वो क्या प्रिंट प्रिंट करवा रहा है, दिस को प्रिंट करवा रहा है। अच्छा, अब इसे समझें कि हमने ऐड इवेंट लिस्टनर किया है, नहीं किया, नहीं किया। अच्छा, मैं आपको इसको समझा देता हूँ ये हो क्या रहा है। यहाँ पे विंडो है, ये विंडो का ऑब्जेक्ट, शोर ना करें अभी, ये बाद में आपको करिएगा। ये विंडो का ऑब्जेक्ट, हमने इसको कहा ऐड इवेंट लिसनर, उसे एक इवेंट बना कर दिया, एक लिसन करे, एक इवेंट को लिसन करे। वो इवेंट क्या था, लोड, कि जैसे ही विंडो लोड होती है, ठीक है, हमने ऑन क्लिक वगैरह चीजें की है ना दूसरे तरीके से, ठीक है, ये भी उस तरह का ही एक मेथड है जिसमें हम इवेंट को लिसन करवाते हैं विंडो को, कि विंडो इवेंट लिसन करे। कौन सा इवेंट लिसन करना है, लोड पे। जैसे ही विंडो लोड हो, हम क्या कर रहे हैं, उसको फंक्शन बता रहे हैं कि ये वाला फंक्शन तुमने चला देना है। अब इस फंक्शन के अंदर क्या है, ये हेलो फंक्शन के अंदर हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो, यहाँ पे डेलो, ये डेमो डिव जो है, इसे हमने बताया है कि ये वाला फंक्शन आपने एग्जीक्यूट करना है उस टाइम, हमने इसको एग्जीक्यूट करके नहीं देना। अगर तो हमने इसको एग्जीक्यूट करके दे दिया तो इसकी प्रोसेसिंग पहले ही हो जाएगी। ठीक है, अब ये देखिए ना, फर्ज करें ये नहीं लिखा हुआ था, हमारे पास अब नीचे एक, हमने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ये बटन है, हमने कहा बटन पे ऐड इवेंट लिसनर, कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो, ठीक है, हमने उसको एक इवेंट पे लिसन करवाना शुरू कर दिया, एक बटन, इस बटन को, जैसे इस बटन पे क्लिक हो, हम क्या करें, ये हेलो फंक्शन, मैंने उसको फंक्शन का नेम बता दिया कि इस फंक्शन ने एग्जीक्यूट होना है। तो जब मैं क्लिक करता हूं, फिर ये हेलो फंक्शन चला और इसने क्या किया, दिस को यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। लेकिन अगर मैं, तो देखें दोबारा से करते हैं, हेलो को पहले ही कॉल कर दूं, तो ये बटन के क्लिक होने से भी पहले ही एग्जीक्यूट हो जाएगा ये। ठीक है, अब ये बटन के क्लिक होने पे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, अब ये बटन के क्लिक होने से पहले ही एग्जीक्यूट हो जाता है, ये स्क्रिप्ट की एग्जीक्यूशन पहले ही हो जाती है, लेकिन हमने ये काम नहीं करना। ठीक है, अब देखिए मैंने रन किया तो फिर इसने क्या शो करवाया, ये ऑब्जेक्ट विंडो, ये वाला फंक्शन ये बटन के क्लिक होने से पहले ही चल पड़ा है, बटन के क्लिक होने से पहले ही वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट हो चुकी है। लेकिन अगर मैं इस तरह ना करूं तो हमने उसे, अब हमने उसको क्या बताया, इंस्ट्रक्शंस क्या दी अपने स्क्रिप्ट को, कि जब क्लिक हो उसके बाद फंक्शन चलना चाहिए, कि बटन के क्लिक होने पे कौन सा फंक्शन चलना चाहिए, हेलो फंक्शन। अब इस हेलो फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, ये डेमो जो है, इसके अंदर हम दिस को प्रिंट करवा रहे हैं। तो जब ये दिस प्रिंट कर रहा है, ये क्या बता रहा है कि दिस क्या चीज थी जिसको उसने प्रिंट करवाया। दिस वो HTML का बटन एलिमेंट है। इसे कंसोल करवा देते हैं बल्कि, दिस हो जाओ ओपन, चले
कंसोल। जब मैंने बटन पे क्लिक किया तो ये देखिए इसने कंसोल में कौन सी चीज प्रिंट करवा दी, दिस क्या चीज है इस टाइम, बटन। इस हेलो फंक्शन की बाइंडिंग किस चीज के साथ हो गई है, इस बटन के साथ। तो दिस ये क्या बन चुका है, ये बटन इटसेल्फ ही बन चुका है। हम दिस के साथ इस बटन के अंदर की कोई भी चीज एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, दिस डॉट, मैं इधर क्या यूज कर सकता हूँ, दिस डॉट स्टाइल, यानी कि इसके स्टाइल को चेंज कर लें, आप कुछ भी कर लें। दिस हमारे पास क्या बन चुका है, ये एलिमेंट बन चुका है, बटन का एलिमेंट बन चुका है इस केस में। अगर यही फंक्शन विंडो के लोड होने पे कॉल हो, जो हमारे पास शुरू में जो कोड आया था, विंडो पे हमने इवेंट लिस्टनर लगाया कि विंडो जैसे ही लोड हो ये फंक्शन चले। चलें अब इसको बजाय हम इस तरह करने के, दिस, जैसे ही यहाँ पर विंडो अब लोड हो रहा है, ठीक है, फंक्शन कौन सा हमारा रन होता है, हेलो। जैसे ही ये फंक्शन अब एग्जीक्यूट हो, हमने कंसोल में क्या चीज करवा दी, प्रिंट दिस कौन सी चीज है, अभी ये दिस शो करवाया, दिस इज विंडो, दिस विंडो का ऑब्जेक्ट है। अगर हम किसी भी चीज के एग्जीक्यूट होने पे, किसी भी हमने फंक्शन को किसी खास इवेंट पे कॉल किया, तो दिस हमारा क्या चीज बन जाता है, वो वही चीज बन जाती है जो उस फंक्शन को कॉल कर रही हो। इधर इस फंक्शन को किस चीज ने कॉल किया था, विंडो ने। कि जब हमने विंडो पे लिसनर लगाया कि जैसे ही विंडो लोड हो तो कौन सा फंक्शन कॉल हो जाए, हेलो का, तो दिस क्या चीज बन गई है, विंडो बन चुकी है। क्या चीज, ये लोड ऑन लोड, कि विंडो जैसे ही लोड हो जाए, ये इवेंट है, फंक्शन नहीं है, इवेंट है ये, कि विंडो जैसे ही लोड हो कौन सा फंक्शन चलना चाहिए, हेलो। हेलो में हम क्या करवा रहे हैं, कंसोल करवा रहे हैं दिस को। तो दिस हमारे पास कौन सी चीज बन चुकी है, विंडो। लेकिन अगर हम इस बटन के क्लिक होने पे ये फंक्शन चलाएं, हेलो, तो अब ये दिस क्या बन जाएगी, ये बटन बन जाएगी इटसेल्फ। अब मैंने बटन पे क्लिक किया तो ये अब क्या चीज बन चुकी है, बटन। दिस क्या बन चुका है, ये जो कंसोल में अब जो चीज प्रिंट करवा रहा है, ये दिस क्या चीज प्रिंट करवा रहा है, क्योंकि अब ये बटन के कॉल होने पे ये फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ था। लेकिन यही काम हम ES6 के एरो फंक्शन के साथ करें, ठीक है। ये तो हमारा पुराना फंक्शन था ना, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको कि दिस की बाइंडिंग ES5 में किस तरह होती थी और दिस की बाइंडिंग ES6 में किस तरह होगी। चलें कोड यहाँ पर चलने दें। पहले जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था वो रेगुलर फंक्शन था, अब बाद में बात कीजिएगा।
आप दोनों बाद में बात कीजिएगा। पहले जो हमने फंक्शन डिफाइन किया था वो रेगुलर फंक्शन था हमारा ES5 का, लेकिन अगर हम उसी चीज को ES6 के साथ डिफाइन करें, एरो फंक्शन के साथ, तो अब हमारा दिस जो है, जो इसकी बाइंडिंग हमेशा इसके ऑनर के साथ हो जाती है कि इस फंक्शन को लिखा किस जगह पर गया है। ठीक है, इस फंक्शन को किस जगह पे लिखा गया है, मेन स्क्रिप्ट के अंदर, विंडो के अंदर, तो इसकी बाइंडिंग हमेशा विंडो के साथ ही होगी। वो चाहे हम बटन को यूज करते हुए उस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, चाहे जिस जगह पे भी कर रहे हैं, इसकी बाइंडिंग हमेशा विंडो के साथ ही रहेगी। अच्छा, जैसे ही विंडो लोड होती है, कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, हेलो। कंसोल में उसने क्या चीज प्रिंट करवा दी, दिस। दिस क्या चीज थी, विंडो। अब अगर मैं बटन के कॉल करने पे इस फंक्शन को चलाऊं, तो अब भी इसने विंडो ही प्रिंट करवाना है, क्योंकि इसकी बाइंडिंग हमेशा उस चीज के साथ ही होगी अब दिस की, जिधर ये फंक्शन लिखा गया है इटसेल्फ। ये फंक्शन किधर लिखा गया था, मेन स्क्रिप्ट के अंदर। मेन स्क्रिप्ट के अंदर आप कुछ भी लिखते हैं, उसकी बाइंडिंग हमेशा विंडो के साथ ही होती है, उसका ऑनर हमेशा विंडो इटसेल्फ ही होता है। लग रही समझ थोड़ी, नहीं लग रही, थोड़ी थोड़ी लग रही है। अच्छा, ये चीजें ना अब हम एडवांस लेवल पर आ चुके हैं थोड़ा सा। ES5 को हमने कंप्लीट कर लिया है, और अब हम आ चुके हैं ES6 की तरफ। जो लोग जावास्क्रिप्ट में ES5 तक ठीक से प्रैक्टिस करते रहे हैं, जिसे कहते हैं कि मेहनत की है, अब आगे वाली जितनी भी चीजें हैं, ये समझ उनको ही लगनी है जिन्होंने पहले मेहनत कर ली है। ठीक है, ये पूरी एक चेन बन रही है। हमने जो शुरू से जब हमने स्टार्ट किया HTML CSS जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट के टॉपिक करना शुरू किए, ठीक है, मैंने फर्ज करें इस दिस के कीवर्ड के बारे में आपको ऑब्जेक्ट के अंदर थोड़ा सा बताया था कि दिस जो है अपने ऑनर को वो डिफाइन करता है, रेफर करता है। जिसने वो लेक्चर्स मिस कर दिए हैं, उन्हें इस लेक्चर की कैसे समझ लग सकती है। ठीक है, तो हम अब जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा एडवांस लेवल की तरफ आ गए हैं। जिन लोगों ने मेहनत की है पहले, ठीक है, सारे चैप्टर्स कवर किए हैं, बुक से सारी चीजें उन्होंने पढ़ी हैं, जिस तरह मैंने बताया था, उन्हें ये चीजें समझ लग जाएंगी। ठीक है, नहीं लगेंगी, कुछ ना कुछ लग जाएंगी। लेकिन जिन लोगों ने पहले बिल्कुल भी मेहनत नहीं की, असाइनमेंट्स वगैरह नहीं की उस तरह से जिस तरह करने का हक था, उनको इन चीजों की समझ अब नहीं लगनी। इसलिए आपको पहले दिन से ही कहा गया था कि मेहनत करें। अगर तो आज वाली चीज कवर कर लेंगे, तब आपको नेक्स्ट चीज की समझ लगेगी, क्योंकि हमारा ये जितना भी कोर्स है, इसकी एक चेन बनती है, एक टॉपिक दूसरे टॉपिक से लिंक होता है। ठीक है, इसमें ऐसी तो कोई चीज नहीं है कि जो बिल्कुल ही न्यू हम कर रहे हो। ठीक है, जावास्क्रिप्ट, जिसको जावास्क्रिप्ट की बेस पता होगी, वो इन चीजों को कवर कर सकेगा। जिसको जावास्क्रिप्ट की बेस का ही ना पता हो, उस चीज को, उस इंसान को इस चीज की भी समझ नहीं लगनी है अब। अच्छा, तो ये फर्क था जिसका एरो फंक्शन में और रेगुलर फंक्शन में। ठीक है, तो एरो फंक्शन जो है हमारा, वो भी कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एरो फंक्शन की समझ लग गई। एरो फंक्शन किस तरह हम बनाते हैं, किस तरह उसमें रिटर्न करवाते हैं, किस तरह पैरामीटर्स में किस तरह लिखे जा सकते हैं, ये चीज क्लियर हो गई है। चलें। अच्छा, उसके बाद डिफॉल्ट पैरामीटर्स। हम ES5 में पहले पैरामीटर्स पास तो कर लेते थे, लेकिन बाय डिफॉल्ट उनकी वैल्यू सेट नहीं कर सकते थे, ये उनकी डिफॉल्ट वैल्यूज भी कुछ हो। ES6 में क्या हम पैरामीटर्स की वैल्यू बाय डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल लेते हैं।
डिफॉल्ट पैरामीटर्स, डिफॉल्ट पैरामीटर्स किस तरह सेट किए जा सकते हैं? If a function in JavaScript is called with missing arguments less than the declared, the missing values are set to be undefined. ठीक है, हमने यहाँ पे फर्ज करें एक फंक्शन बनाया माई फंक्शन, इसको हमने कहा कि इसमें दो पैरामीटर्स इसको मिलने वाले हैं जब भी हमने इस फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है, फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू हम सेंड कर सकते हैं, एक्स के अंदर भी कुछ सेंड कर सकते हैं और वाई के अंदर भी कुछ सेंड कर सकते हैं जब हमने इसे कॉल करना है। लेकिन फर्ज करें हम जब इस फंक्शन को कॉल करते हैं और हमने उसके अंदर सिर्फ एक पैरामीटर सेंड किया, एक वैल्यू सेंड की, तो दूसरी में क्या चीज हमें मिलती है? अनडिफाइंड आ जाता है। ठीक है, इस तरह ये है कि उसकी वैल्यू हमें अनडिफाइंड मिलती है। अरे ये था पुराना बिहेवियर, हम इसमें बाय डिफॉल्ट पैरामीटर सेट नहीं कर सकते थे। अगर हमें बाय डिफॉल्ट पैरामीटर सेट करने थे पहले ES5 में, तो हम क्या करते थे, अगर y की वैल्यू अनडिफाइंड आ जाए तो y की वैल्यू को बाय डिफॉल्ट क्या कर दो, 2। तो फिर इसको हमने जब फंक्शन को यहां से फर्ज करें एग्जीक्यूट किया, हमने इसमें वैल्यू कौन सी कितनी सेंड की थी, 1। ये 4 हमें किस जगह पे मिलनी थी, x पे। y को हमने यहां से सेंड नहीं किया, तो y की वैल्यू बाद में क्या बन जाएगी, 2। 4 ज़रब 2, तो उसने 8 को ही डेमो, ठीक है, इस पैराग्राफ के अंदर प्रिंट करवा दिया उसने। लेकिन अगर मैं यहां से 9 पास कर दूं तो फिर क्या होना है, इधर इसने 36 कर दिया। लेकिन अब हमें जावास्क्रिप्ट ने मजीद फैसिलिटी दे दी है। हम क्या कर सकते हैं, बजाय इस तरह लिखने के कंडीशंस लगाकर, हम इसको बाय डिफॉल्ट वैल्यूज दे सकते हैं। बाय डिफॉल्ट किस तरह वैल्यू दे सकते हैं, हम y की वैल्यू को ही 2 पे सेट कर दें। ये हमारे पास y की डिफॉल्ट वैल्यू क्या बन जाएगी, 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हमने 4 वैल्यू तो सेंड कर दी x पे, और ये इसने y के साथ, y की जो डिफॉल्ट वैल्यू है उसके साथ मल्टीप्लाई करके इसने रिटर्न करवाना है, और वो उसने में 8 प्रिंट करवा दिया। ठीक है, ये डिफॉल्ट पैरामीटर्स है। बस इतना सा ही कॉन्सेप्ट था डिफॉल्ट पैरामीटर्स का। ये ECMAScript 2015 में उन्होंने अलाउ किया हमें डिफॉल्ट पैरामीटर। क्या ज्यादा हो गया? अच्छा, हमने सिर्फ थ्योरी ही पढ़ी है आज तो, ओवरलोड हो रहे हैं। अच्छा लेट, चलें इसको रहने देते हैं, मजीद हम कल करेंगे। अच्छा, लेट के बारे में मुझे अब आप बताएं, किन लोगों को समझ लग चुकी है? लेट की समझ लग गई, कांस्टेंट की भी समझ लग गई है, टेम्पलेट लिटरल्स, टेम्पलेट लिटरल्स की समझ नहीं लगी? जिनको नहीं लगी वो हाथ खड़ा करें ताकि, आपको नहीं लगी टेम्पलेट लिटरल्स की क्या है? स्ट्रिंग को किस तरह डिफाइन किया जाता है? एक मिनट, आप खामोशी। स्ट्रिंग को किस तरह डिफाइन किया जाता है? स्ट्रिंग को इन्वर्टेड कॉमर्स में,
ये बातें बाद में कर लीजिएगा। यहाँ पे आप सिर्फ एक इंसान के बोलने की वजह से पूरी क्लास में शोर, ठीक है, आवाजें गूंजने लग पड़ती हैं। इन्वर्टेड कॉमर्स में डिफाइन किया जाता है स्ट्रिंग को, ठीक है, वो सिंगल कोट्स भी हो सकते हैं या फिर डबल कोट्स भी हो सकते हैं। ES5 तक जावास्क्रिप्ट का जो पुराना वर्जन था उसमें हम इस तरह ही डिफाइन करते थे। अब ES6 में उन्होंने एक नया मेथड भी इंट्रोड्यूस करवा दिया है। उसमें हम बैक टिक्स के साथ, बैक टिक्स क्या है, एस्केप का बटन जो आपके कीबोर्ड में आता है। आप अपना कीबोर्ड देखें, कीबोर्ड में एस्केप का बटन है आपके पास कॉर्नर में, उसके नीचे एक बटन है, उस पे आपको इस तरह बैक टिक्स नजर आ रहे होंगे। हम उनके साथ स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हैं। अब जब बैकटिक के साथ हम स्ट्रिंग को डिफाइन करते हैं, उस बैकटिक के साथ हम बाद में स्ट्रिंग के अंदर, ये देखें, ये बैकटिक्स के साथ डिफाइन किया गया स्ट्रिंग को, इसके अंदर हम वेरिएबल को बजाय कंकैटिनेशन करने के हम यूज कर सकते हैं इजीली। ये काम हम अगर इन्वर्टेड कॉमास के साथ करें, स्ट्रिंग को डिफाइन करें, तो तब नहीं कर सकते थे। लेकिन अगर इस चीज को हम बैकटिक्स के साथ, ये बैकटिक्स यूज किया गया है और यहाँ पे भी, तो अब हम इसके अंदर वेरिएबल को एज इट इज यूज कर सकते हैं। यही काम हम पहले नहीं कर सकते थे। ठीक है, ये बस इतना जान लें, ये आपके लिए काफी है। ठीक है, ये टेम्पलेट है। और किसी को समझ ना लगी हो, लग गई समझ अब? अच्छा, उसके बाद एरो फंक्शंस, किन्हें लग गई है समझ? जिनको लग गई है समझ, हाथ खड़े करें जिनको लग गई समझ एरो फंक्शंस की। आपको नहीं लगी? आधी आधी लगी है। अच्छा, एरो फंक्शन क्या है? जिस तरह हम सिंपली जावास्क्रिप्ट में पहले फंक्शन डिफाइन करते थे, उसको लिखने का तरीका और था। जावास्क्रिप्ट ES6 में उन्होंने लिखने का तरीका थोड़ा सा इंप्रूव कर दिया है, सिर्फ काम वही होना है। ES5 वाला भी यूज करें या ES6 यूज कर लें, कोई इशू नहीं है। लेकिन मार्केट में इस टाइम क्या यूज शुरू हो गया है? ES6 यूज कर चुके हैं। अगर आप मार्केट में जाके कोड देखें तो आपको पता तो होना चाहिए कम से कम कि ये क्या हो रहा है। अगर आपको यही ना पता लगे, जावा से आप पढ़ के इधर से निकल के जा रहे हैं, आपको वहां पे जाके पता ही ना लगे ये की चीज लिखी क्या हुई है। उसमें भी कुछ ना कुछ चेंजेस की हुई हैं, लेकिन इस तरह इस टाइम जो स्टैंडर्ड मार्केट में चल रहा है वो ES6 ही चल रहा है। और जो चीजें अभी आ रही हैं वो बीटा वर्जन में है, ठीक है, उन पे वर्किंग हो रही है। ठीक है, ये चीजें इंप्रूव होती रहती हैं, इस चीज ने कभी भी नहीं रुकना। बीटा वर्जन जिस पे वर्किंग होती रहती है, ठीक है, अभी तक उसका स्टेबल वर्जन नहीं आया, टेस्टिंग में है। ठीक है, वो बनाते हैं, बाद में उनको अगर उसमें कोई चीज कहते हैं कि नहीं ये चीज ठीक नहीं है, क्या रिव्यूज लेते हैं, टेस्टिंग करवाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं उसमें। ठीक है, अगर उन्हें कोई चीज पसंद ना आए उसको रिमूव कर देते हैं। तो ये जो चीजें इंट्रोड्यूस करवाने का ये खत्म नहीं होने वाला। फर्ज करें आज आप सीख कर जा रहे हैं ना, यहाँ से निकल के जा रहे हैं, कल को हो सकता है वो इन चीजों को खत्म करके मार्केट में कुछ और ले आए। ठीक है, ये चीजें बढ़ती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, इसीलिए कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर की लर्निंग कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वर्जन तो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, मैंने अब तक जितना किया हुआ है, हो सकता है उससे काफी ज्यादा सारी चीजें और न्यू आ गई हो। ठीक है, तो हमें तो पढ़ते रहना पड़ता है, हमने सारी उम्र पढ़ना है। और कोई भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऐसा नहीं है कि वो कह सके कि मुझे हर चीज की नॉलेज है, उसको हो नहीं सकती, हर चीज पे ग्रिप नहीं हासिल कर सकता। ठीक है, मार्केट में चीजें डेली इंट्रोड्यूस हो रही हैं, जो चीजें आपको इस टाइम आती हैं आप उसको यूज करते हैं, और नई जो चीजें हैं आप उसकी लर्निंग कर लेते हैं।
लर्निंग कब होती है? जब आपको टाइम मिल जाता है फिर आप उसकी लर्निंग शुरू कर देते हैं, ताकि आप अपने सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव कर सकें, ठीक है, अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है, इसकी हर चीज मार्केट में मिल जाती है, तो वैसे ओपन सोर्स है। ये ओपन सोर्स क्या है? ये एक उन्होंने स्टैंडर्ड बना हुआ है, एक्मा स्टैंडर्ड, एक्मा, ठीक है। ये एक्मा का एब्रीविएशन मेरे ज़हन में नहीं आ रहा, चले जो भी है, उन्होंने इस चीज को बताया हुआ है कि स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए प्रोग्राम लिखने का जावास्क्रिप्ट में। अच्छा, उसके बाद डिफॉल्ट पैरामीटर्स, ये तो कुछ भी नहीं है, आप डिफॉल्ट पैरामीटर सेट कर सकते हैं। अच्छा, ये अमेज़न आपके सामने वेबसाइट ओपन है। अच्छा, हमने अमेज़न को पढ़ना नहीं है, ठीक है, ना ही सीखने जा रहे हैं। हमने बूटस्ट्रैप कवर कर लिया है। बूटस्ट्रैप को यूज करके आप लेआउट बना सकते हैं किसी भी तरह का। बना सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि बना लेंगे वो? हमने बूटस्ट्रैप तो कवर कर लिया है। आप नहीं बना सकते अभी भी? क्या आप बना लेंगे? अच्छा, आपके पास एक ये ऑप्शन है, ठीक है, अमेज़न, या आप इस तरह की और कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट, ओएलएक्स को छोड़ के। ओएलएक्स बहुत पुरानी हो गई है। नहीं, एक पेज नहीं बनाना आपने, कम से कम इसके 4 से 5 पेज बनाने हैं। एक ऐसा पेज, एक होम पेज आ जाएगा, एक जिसमें बाकी प्रोडक्ट शो हो रही हो, लॉगिन का पेज होगा, रजिस्टर का पेज होगा, चेकआउट कार्ट का पेज होगा। इस तरह के 6 से 7 पेजेस, कॉन्टेक्ट का पेज हो जाए। 7 से 8 पेजेस का आपने टेम्पलेट बनाना है, कम से कम रिस्पॉन्सिव होनी चाहिए, बूटस्ट्रैप यूज करके। क्या? नहीं, अच्छा, ये जो हम बनाएंगे लेआउट, इस लेआउट को बनाने का मकसद ये है कि फर्ज करें अब आपने एक चीज सीख ली है, लेआउट बनाना सीख लिया है, अब लेआउट तैयार कर लेंगे, इसमें फंक्शनैलिटीज जो है अब आहिस्ता आहिस्ता हम जावास्क्रिप्ट के साथ इंक्लूड करना शुरू करेंगे, ताकि आपको प्रॉपर एक लेआउट बनाने के बाद उसमें फंक्शनिंग किस तरह होनी है वो सीख जाए साथ साथ। तो ये आपकी असाइनमेंट भी है। आपने या तो अमेज़न को कॉपी करें, या अगर आपने अमेज़न को कॉपी नहीं करना, कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट जो आप बनाना चाहते हैं, आप उसका लिंक मुझे सेंड कर दें, मैं आपको देख के अगर अप्रूव कर देता हूँ, ठीक है, तो फिर आपने वो चीज बनानी है। सारों ने एक नहीं ना बनानी, ठीक है, आप इसको बनाना, अमेज़न बनाना शुरू करें, ठीक है। इसका लेआउट बनाने में आपको 2 दिन मुश्किल मैक्सिमम लगने, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए लेआउट बनाने में। जैसे इन्होंने बनाया सारा नीचे था,
ऐसे बनाना। पता ना लगे कि ये उन्होंने बनाई है या आपने बनाई है, ऐसा कॉपी करना है आपने। क्या? नहीं, नाम अपना दे देना कोई भी, Amazon के लिए और कुछ और लिख दें वहां पे। सैलानी का नाम दे दें, सैलानी कॉमर्स। ये क्लियर है सारों को? तो आपने क्या करना है, सेम इस जैसा ही टेम्पलेट डिजाइन करना है, ठीक है। लेआउट डिजाइन करने के बाद आप जिस तरह पोस्ट करते हैं ग्रुप में, आपने इस तरह ही ग्रुप में पोस्ट करना शुरू करना है, ठीक है, अपने रोल नंबर के साथ, और उसमें उसको सर्च पे डिप्लॉय करके, ठीक है, उसको सर्च पे डिप्लॉय करें, और सर्च पे डिप्लॉय करने के बाद उसका लिंक पोस्ट करना है आपने। जिन्हें लेआउट बनाना अभी तक नहीं आया, YouTube में वीडियो मौजूद है, अब वो वहां से जाके देख लें। नहीं, चैनल सब्सक्राइब करने का तो मैंने नहीं कहा। क्या करना, वैसे कर दो नहीं तो ना सही, ठीक है। बहरहाल वीडियो पड़ी है, आपकी आसानी के लिए ही है, ठीक है। अगर आपको नहीं आती अभी भी, अब देख के सीखना चाहते हैं तो सीख लें, और अगर नहीं करना चाहते आपकी मर्जी है, लेकिन लेआउट आपने बनाना है। क्या चीज? अगर तो आप बना सकते हैं इसे खूबसूरत, तो आप वो बना लें, ठीक है।